काव्य क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत कुमार और आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। शेष जानकारी जो बच गई थी आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से जितने भी प्रश्न कंपटीशन की परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने इसमें कवर करने का प्रयास किया है। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि किसी प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचते बचाते तमाम बाधाओं को पार करते हुए वो टोक्यो पहुंचते हैं। कहां पर? जापान की राजधानी टोक्यो में। और आपको पता होगा कि रास बिहारी बोस जो कि बहुत ही ज्यादा वृद्ध हो चुके थे, बुजुर्ग हो चुके थे, उन्होंने क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की जिम्मेदारी सौंपी कि नेताजी आप आजाद हिंद फौज का गठन हो चुका है, लगभग 50,000 सैनिक इसमें शामिल हो चुके हैं। अब जरूरत है किसी यंग सेनापति की जो कि इस आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर सके। तो वह आजाद हिंद फौज की जिम्मेदारी सौंपी जाती है उनको। और फिर पुनः 2 जुलाई 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां पहुंचते हैं? सिंगापुर पहुंचते हैं। सिंगापुर पहुंचने के बाद उनका बड़े भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। अब सिंगापुर में चूंकि आप लोगों को पता होगा जापान, जर्मनी, इटली, कोरिया, आयरलैंड, ये तमाम देश जो थे वो ध्रुवीय राष्ट्रों की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध कर रहे थे। अब चूंकि सिंगापुर में जापानियों का कब्जा था और जापान किसके साथ था? जर्मनी के साथ था। और आजाद हिंद फौज का गठन करने में जर्मनी के हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भरपूर सहयोग किया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को कहां पहुंचते हैं? सिंगापुर। सिंगापुर पहुंचने के बाद 21 अक्टूबर को उनको क्या किया जाता है? आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर बना दिया जाता है, सर्वोच्च सेनापति बना दिया जाता है 1943 को। और वहीं से सिंगापुर से ही आजाद हिंद फौज के जो सेनापति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने वहीं से घोषणा कर दी कि हम क्या करेंगे, भारत में अस्थायी सरकार का गठन वहीं से वो कर देते हैं। और दुनिया के जो ध्रुवीय राष्ट्र थे, जो जापान, इटली, फ्रांस की तरफ से लड़ रहे थे, जिसमें आयरलैंड भी था, कोरिया भी था, जापान तो था ही, जर्मनी था, म्यांमार, फिलीपींस, ये सभी राष्ट्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या करते हैं? मान्यता दे देते कि हाँ, आप भारत में ब्रिटिश अस्थायी सरकार बनाइए। अब इन सभी देशों का नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उनका भरपूर सहयोग था। और इसी प्रयास के साथ आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे वह युद्ध करते हुए पहुंचते हैं 7 फरवरी 1944 को। आजाद हिंद फौज के सिपाही पहुंचते हैं अराकान। अराकान वो जगह है जहां पर ब्रिटिश का कब्जा था, यानी कि बर्मा पर। उस मोर्चे को क्या कर लेते हैं? मार्च के महीने, मार्च 1944 को अराकान पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और इधर पूरी खबर फैल जाती है भारत में भी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजाद हिंद फौज के सिपाही बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और अराकान मोर्चे पर उनकी पहली विजय थी। इस चीज की सूचना पा करके भारतीय लोगों के भीतर एक अलग प्रकार का उत्साह और आनंद हुआ। अब आजाद हिंद फौज की जो सेना थी वो है इसी तरह से मार्च 1944 को आजाद हिंद फौज की सेना कहां पहुंचती है? इम्फाल पहुंचती है। इम्फाल पहुंचने के बाद जो आजाद हिंद फौज की सेना थी, अब भारतीयों को और लगा कि इम्फाल यानी कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आजाद हिंद फौज के सिपाही पहुंच आए हैं। और भारतीय जनता और प्रसन्न हो गई कि अब बहुत ही करीब है जो भारतीय जनता जो आजाद हिंद फौज की सेना है वो बहुत जल्द ही क्या पहुंच जाएगी? दिल्ली पहुंच जाएगी, भारत की सीमा में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका
कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि उसी समय बहुत तेजी से जो मित्र राष्ट्र थे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जो बड़े बड़े राष्ट्र थे, वो सभी राष्ट्र क्या करने लगे, अपनी और दुगना ताकत से युद्ध में हिस्सा ले लिए। जिसमें ये हुआ कि जो इटली आजाद हिंद फौज का सपोर्ट करता था, सहयोग देता था कि हाँ हम आपकी तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में हम हिस्सा लेंगे और आजाद हिंद फौज के साथ लड़ेंगे, तो वह सितंबर को 1944 को इटली क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। किसके सामने? मित्र राष्ट्रों के सामने। मित्र राष्ट्रों के सामने क्या कर देता है, इटली आत्मसमर्पण कर देता है। और उधर फिर प्रशांत महासागर में तब तक अमेरिका की जो फौज थी, जो अमेरिका की नेवी थी, वो प्रशांत महासागर में क्या करती है, अपना अड्डा जमा लेती है, अपनी स्थिति मजबूत कर लेती है। अब चूंकि आपको पता होगा कि जापान जो बसा है वो प्रशांत महासागर में ही बसा है, वो अलग एक द्वीप है जापान, जो समुद्र के बीचों बीच बसा है। जापान क्या करता है, जब अमेरिका वहां पहुंच जाता है प्रशांत महासागर में, तो जापान क्या करने लगता है, अपने देश की सीमा की रखवाली करने लगता है कि अगर जो हम अपने देश की सीमा को छोड़ करके आजाद हिंद फौज का साथ देंगे या ध्रुवीय राष्ट्रों की तरफ से हम लड़ने जाएंगे, तो अमेरिका क्या करेगा, अवसर का फायदा उठा करके, मौके का फायदा उठा करके हमारे ऊपर अटैक कर देगा। और हुआ भी वही। 6 अगस्त को 1945 को अमेरिका ने क्या किया, जापान का एक बहुत बड़ा नगर था, शहर था, जिसको हिरोशिमा, और 8 अगस्त को नागासाकी पर, इन दोनों शहरों पर अमेरिका क्या करता है, परमाणु बम छोड़ देता है। जापान की स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो जाती है। कारण ये हुआ कि इस घटना के बाद, यानी कि नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम छोड़े जाने के बाद, जापान भी क्या करता है, मित्र राष्ट्रों के समक्ष अपने घुटने टेक देता है। अब जो सुविधाएं, चाहे भोजन हो, चाहे युद्ध लड़ने की सुविधाएं हैं थी, वो क्या थी, भारतीय जो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे उनके पास नहीं पहुंच पाती थी। कारण क्या था, इटली पहले समर्पण कर चुका था, जर्मनी भी समर्पण कर चुका था, अब क्या किया, जापान भी मित्र राष्ट्रों के समक्ष समर्पण कर चुका था। तो आजाद हिंद फौज के सिपाहियों तक युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त जो सामग्री होती है वो नहीं पहुंच पाती है। अब आजाद हिंद फौज भी क्या होती है, यहाँ पर हिम्मत हार देती है। और इस घटना के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी भूगति होना पड़ता है, और ऐसा माना जाता है कि विमान यात्रा के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हालांकि ये सारी चीजें अब तक रहस्य ही है। बाद में जितने भी आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे और जो सिपाही थे, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर लेती है, बंदी बना लेती है, और दिल्ली के लाल किले पर उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। कुछ मैं महत्वपूर्ण जो आजाद हिंद फौज के जो बड़े अधिकारी हैं और सिपाही हैं, मैं उनका नाम यहाँ पर लिख रखा हूँ, जिसमें प्रमुख जो अधिकारी थे, कैप्टन शहनवाज, कैप्टन जीके सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, इन तीनों लोगों को क्या किया जाता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद इन सभी के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। अब इनके बचाव में, कानूनी तरीके से बचाव करने के लिए जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे वो सामने आते हैं कि ये आजाद हिंद फौज के सिपाही हैं जो कि भारतीय हैं, हम इनके बचाव के लिए ब्रिटिश सरकार से दलीलें देंगे, ब्रिटिश सरकार से हम लड़ेंगे। अब उसमें से जो कांग्रेस के निर्देशन पर कानूनी बचाव के लिए जो लोग सामने आते हैं, उसमें जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली, ये सभी लोग क्या करते हैं, इन सभी लोगों के कानूनी बचाव के लिए सामने आते हैं। हालांकि इन तीनों लोगों के ऊपर आजीवन कारावास इन तीनों लोगों को दिया जाता है, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, भारतीय जनता के अंदर उमंग और उत्साह ऐसा था कि गवर्नर जो था अपने प्रभाव से फिर इन तीनों लोगों को
रिहा कर देता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर दूसरों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।